विधानसभा चुनाव 2013 की इन परिचर्चाओं में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में इस परिचर्चा में सहभागी बनने के लिए विभिन्न प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और चौथा स्तंभ के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम बहुत से सार्थक मुद्दों पर आपसे और इनके भावों को आपस में यहाँ मंच पर रखकर उन पर विचार मंथन करें और एक दिशा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दें। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। मेरे दाईं ओर श्री एल शर्मा साहब हैं। आप संगरिया विधानसभा क्षेत्र से विमला जिंदल, जो नेशनल यूनिस्ट जमींदारा पार्टी, जिसे हम सब लोग जमींदारा पार्टी के नाम से अधिक परिचित हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ इस परिचर्चा में उपस्थित हैं। आपके साथ में विराजमान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सोहनलाल जी सोनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ शबनम गोदारा हैं। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आपके साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी साजन गुरदीप शाहपीनी के प्रतिनिधि के रूप में श्री साजन मान। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण करवा के प्रतिनिधि के रूप में श्री दीवानचंद जी बंसल, जो हम सब लोगों के बीच में बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं। आप इस परिचर्चा में अपने प्रत्याशी का, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे बाईं ओर सीमा संदेश के संवाददाता के रूप में पवन जी सिंगला हैं। आप हमारी परिचर्चाओं से 1998 से जुड़े हुए रहे हैं। आप पहले दैनिक भास्कर के लिए संवाददाता का काम किया करते थे। चुनाव यौवन की तरफ बढ़ने लगा है। चुनाव प्रचार जो है वो अपनी ऊंचाइयों को छूने लगा है, लेकिन इन सब ऊंचाइयों के बीच में इस बार भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रत्याशियों के बीच पहुंचने की कड़ी के अंदर बहुत से ऐसे नए परिवर्तन कर दिए हैं, जिससे चुनाव प्रचार भी एक नई राह तलाशने लगा है, एक नई दिशा तलाशने लगा है। मेरा पहला सवाल हमारे इन प्रतिनिधियों से, विभिन्न प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से यही रहेगा। मैं सबसे पहले हमारे बीच में एल शर्मा साहब, विमला जिंदल, जो जमींदार पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। मेरा उनसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से प्रत्याशियों पर इस चुनाव की प्रक्रिया पर अपना शिकंजा कसा है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और इन शिकंजों के बीच आप ऐसे कौन से रास्ते तलाश रहे हैं कि आप अधिक से अधिक मतदाताओं के बीच में पहुंच सकें? मैं इसे शिकंजा नहीं दूंगा, मैं इसे निर्वाचन आयोग को साधुवाद दूंगा। मैं ये मानूंगा कि आदर्श आचार संहिता चलाना में हमारे जीवन में आचार होना चाहिए, तो चुनाव में क्यों नहीं। अगर अच्छे तरीके से हम चुनाव लड़के जाएंगे तो जनता की सेवा करेंगे, किसी प्रकार के प्रलोभन से दूर रह करके हमारी प्रत्याशी, हम लोग जन जन में पैदल किसी भी तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उस अनुरूप में अनुशासित तरीके से काम कर रहे हैं और हम प्रत्येक जगह जा करके व्यक्ति से जा करके वोट मांग रहे हैं, ताकि चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू रहे। हमारे भारत का जो गौरवान्वित भारत है उसमें और इजाफा हो, उसमें 4 चांद लगे उस सम्मान में, और हम मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। आई सैल्यूट द इलेक्शन कमीशन। बहुत बात कही एल शर्मा साहब आपने कि ये शिकंजा नहीं है, बल्कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया है जिसमें आप सुखद अनुभव कर रहे हैं। मेरा यहाँ हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी शबनम गोदारा के प्रतिनिधि के रूप में श्री सोहनलाल जी सोनी हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2 उपखंड हैं, संगरिया और टिब्बी, और बहुत टिब्बी भी बहुत अंत में जाके दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं से लगता है। ऐसे में कांग्रेस का हमेशा बहुत ताम झाम के साथ में चुनाव प्रचार की शैली रही है। जब आपके पोस्टर्स की प्रक्रिया लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर प्रतिबंध है,
विज्ञापन की प्रक्रिया को भी आर्थिक सीमाओं में बांध दिया गया है। किस तरह से प्रत्याशी या उसका कोई समर्थक अपने वाहन पर या मकान पर या प्रतिष्ठान पर झंडा लगाएगा, इस बात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप आम मतदाता तक कैसे पहुंच रहे हैं, कौन से ऐसे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से आपने व्यूह रचना की है कि आप आम मतदाता तक पहुंच सके? हमने विभिन्न वर्गों की टोलियां बनाई हैं और उनको आम जन तक पहुंचने के लिए ग्रुप वाइज, मतलब मोहल्ला वाइज, वार्ड वाइज 5 आदमियों की, 10 आदमियों की, जैसे भी मतलब संभव है, महिलाओं की, पुरुषों की, और वो व्यक्तिगत जाकर संपर्क कर रहे हैं। व्यक्तिगत संपर्क को हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम न कि पोस्टर और इन मतलब विज्ञापन पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि हम व्यक्तिगत संपर्क में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सोना जी, इस चुनाव सुधार में, सुधार कहें या जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें आप सुखद अनुभव कर रहे हैं या दुखद अनुभव? मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग ने वास्तव में ये सराहनीय कदम उठाया है। जो पैसा फिजूल वेस्ट हो रहा था, मतलब इसमें विज्ञापन में, पोस्टर्स में, बैनर्स में, घरों के एक सार्वजनिक मतलब स्थानों की दीवारों को, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, स्कूल है, कॉलेज है, सबकी बिल्डिंगों को पोस्ट देते थे, वो मतलब बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसके निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और इस पर पाबंदी लगनी ही चाहिए थी। मेरे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी गुरदीप शापिनी के प्रतिनिधि के रूप में साजन मान साहब हैं। साजन मान साहब, मेरा आपसे यही चुनाव सुधार की प्रक्रिया और इसमें चुनाव प्रचार के नए तरीके, आपका फेसबुक अकाउंट पर बहुत प्रचार का एक कॉलम देखा जा रहा है। ये फेसबुक अकाउंट आपको कहां तक मतदाताओं तक पहुंचा रहा है? क्या आप इसे एक सशक्त माध्यम के रूप में संघीय विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका इस्तेमाल होना भी चाहिए और जायज भी है। जो हम प्रचार करते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है कि लोगों को पता चले कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके ये मकसद के लिए हम प्रचार करते हैं। तो फेसबुक भी एक इसका माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। स्पेशली जो यूथ है, जो यंग पीढ़ी है, जो आगे जाके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब बनेंगे, वो फेसबुक पे मौजूद होते हैं। उन्हें सब पता है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये उभर के आ रही है जनता के सामने, तो उसमें हम यूथ तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। और जहाँ पर रही आचार संहिता की जो उन्होंने पैसे के ऊपर पाबंदी लगाई है, ये बहुत ही अच्छा किया है और ये अपलॉडिंग तालियों वाला इन्होंने मसला है। इन पर बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और यहाँ तक भी पैसों की बात है, पहले जब ये आचार संहिता में 16 लाख की वाली सीमित नहीं थी, लोग बहुत पैसे लगाए थे, तो उनके मन में वहम था कि पहले पैसे से टिकट मिल जाएगी, फिर पैसे देकर जीत जाएंगे। ये बहुत ही गलत उपयोग था पैसे का। और अब क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने कीमती लगा दी है, तो पोस्टर पे जो लिमिटेड पोस्टर है, तो उन पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले कंपटीशन था, वो ज्यादा पोस्टर लगा रहा है, वो उससे ज्यादा लगाए, तो सारा कुछ मिलाकर ये बहुत सही हो रहा है। मतलब जो निर्वाचन आयोग ने आर्थिक सीमा तय की है, आप उसमें अपना चुनाव निपटा लेंगे? बिल्कुल निपटाएंगे और निपटाना चाहिए भी। 16 लाख का जो इन्होंने पाबंदी लगाई है, तो बहुत ही ज्यादा सही लगाई है। पैसे से अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने तो आज मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री होता। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक बनना, ये बहुत सारे कारणों से बनता है। विकास, एक्सेसिबिलिटी, ऐसी चीजें होती हैं। दीवानचंद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण कड़वा जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। बहुत लंबा समय आपको चुनाव प्रचार का मिला, क्योंकि मानस बना रखा था गुरदीप शापिनी की तरह से कि आपने चुनाव मैदान में आना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका चुनाव खर्च का गणित कब से शुरू हुआ और क्या उसको आप आर्थिक परिसीमा के अंदर बांध पाएंगे? जहाँ तक खर्चे का ताल्लुक है, खर्चा तो 16 लाख की सीमा बनी हुई है और चुनाव आयोग ने इतने खर्चे कम कर दिए हैं कि 16 लाख तो लगते ही नहीं आजकल। अगर 16 लाख भी लगा दिए जाए तो इतनी सामग्री आ जाए जो पहले आया करती थी।
अब न तो कोई किसी मकान पर झंडा लगाना है, ना किसी दुकान पर पोस्टर लगाना है। चुनाव आयोग ने जो ये नए नियम बनाए हैं, ये जागरूक मतदाता के लिए है। हमारा देश 60 साल से लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाए हुए है और आज का मतदाता जागरूक हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस मतदाता को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, उनके राष्ट्रीय नेता होते हैं, देश भर में उनके नेता जगह जगह बोलते हैं और यहाँ का जागरूक मतदाता उनके भाषण, उनके विचार सुनता है। तो इसलिए हमें इतना ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य के भी हमारे नेता दैनिक रूप से इलेक्ट्रिक मीडिया पर आते हैं और अपनी पार्टी का जो भी अपने प्रोस्पेक्ट्स है उसको बताते हैं और उसको लागू करने का वायदा करते हैं। आज कल ही हमारा प्रोस्पेक्ट्स जारी हुआ है, उसमें इस राजस्थान की काया पलट करने का प्रावधान है। मैं एक सवाल सायम मान से करना चाहूँगा। जैसे कि अभी बात चली फेसबुक की, तो अपने यहाँ अभी भी निचली बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में मतलब लोग अभी मतलब पूरे वो साक्षर नहीं है, इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि फेसबुक कितने प्रतिशत लोग मतलब आप पहुँच पाएंगे फेसबुक के द्वारा? जी, ये जो प्रतिशत की बात कर रहे हैं बहुत ही कम पहुँच पाएंगे, लेकिन जहाँ तक यूथ की बात आती है, जो चाहे गरीब घर है, पर फेसबुक आजकल मेन मुद्दा है, प्राइम मुद्दा है। जो भी लोगों ने बातें करनी होती है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये जो यूथ है, यही हर एक घर में एक यूथ होता है, 2 यूथ होते हैं, तो वो खबर फैल जाती है फेसबुक। जहाँ पर आप फर्क कर रहे हैं कि जो अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी की, जहाँ पर फेसबुक नहीं पहुँच पाती है, तो उसमें फेसबुक का बेशक उसमें कम है, इसमें कोई दो राय की बात। मैं एक सवाल सिंगला साहब के सवाल से आपसे दीवान जी, क्या आप भी ये सूचना क्रांति के युग में SMS और फेसबुक का चुनाव प्रचार में उपयोग कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं उपयोग होगा, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि हम फेसबुक में कितने उपभोक्ता हैं या कितने कंज्यूमर हैं या कितने हैं। अगर वो मालूम हो या भी इतने हम अपने इनको कह सकते हैं तब तो हम भी लागू कर सकते हैं। और SMS तो हम कर रहे हैं। SMS आपके रेगुलर सर्कुलेट हो रहे हैं? हाँ, यूज हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या इन दोनों सूचना क्रांति के साधनों का उपयोग कर रही है? हमारे यहाँ अभी तक नहीं है। जहाँ तक फेसबुक का सवाल है, हमारे कैंडिडेट के फेसबुक पर अपडेट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बाकी हमने तो फेसबुक पर ऐसा ध्यान नहीं दिया। मैं बीच में पूछना चाहूँगा, आपको ये इस सिस्टम की जानकारी नहीं है या आप अभी जुड़े नहीं है या जुड़ना नहीं चाह रहे? मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक पर मेरा अकाउंट है, खुद का अकाउंट है, मैं जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक से, पर हमारा अभी तक फेसबुक पर कोई प्रचार नहीं हो रहा। और जमींदारा पार्टी? ये भी एक तरीका है, लेकिन जैसे आपने फरमाया पत्रकार महोदय ने कहा, ये तरीका एकदम खास आज अभी नहीं है वर्तमान में। हमें व्यक्ति से भी जाना पड़ेगा, जो भी झोपड़ियों में हमें जो स्लेम एरिया है तो उसमें भी है, क्योंकि भारत तो गाँव का देश है। गाँव में सब जगह ऐसा नहीं किसी के बारे में तो वो हम दूसरा तरीका पहले से अपनाए हुए हैं, व्यक्ति तौर से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो भी एक तरीका है। इतना शैक्षिक माहौल नहीं है अपने यहाँ पे, इतनी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है। गाँव के अंदर अभी तक ऐसा नहीं है कि अपने फेसबुक और ट्विटर से अपने चुनाव प्रचार कर सके और आम जन तक पहुँच सके। अरे एक चीज में बहुत प्रश्न उभर के आ रहा है, जो चर्चा सुनने की मिलती है कि आचार संहिता से बचने के लिए कंप्लेंट प्रत्याशी छपवा रहा है 5000 और जो प्रशासन से अनुमति ले रहा है वो 500 कंप्लेंट की ले रहा है। क्या इसमें आप सच्चाई अनुभव करते हैं? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा है जैसे आपने मेरे साथी ने जो बंसलदान बताया, 16 लाख पर्याप्त राशि है अगर हम किया जाए तो। हम एक बात कहते हैं कि मैं अगर सुधर गया पूरा देश सुधर गया। मैं इनको सुधारने की कोशिश करना, काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ आचार से चुनाव आज की आवश्यकता ही नहीं होती अगर मैं आचार संहिता में प्रतिबंधित होता तो ऐसे रहे हमारे।
तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उससे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि कभी भी इस तरीके की बातें आगे आ जाती हैं। जब पोस्टर्स लगाने ही नहीं है, पोस्टर्स कहीं यूज ही नहीं करने हैं, तो इतने पोस्टर्स का करेंगे क्या? नहीं, आप पोस्टर्स का वितरण अखबारों के माध्यम से कर रहे हैं? नहीं, हमारे पोस्टर्स नहीं है अखबारों के माध्यम से। आपके? मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत आए हैं। परमिशन लेकर कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर रही है? अखबारों के माध्यम से नहीं कर रहे, हमने जो छुपवाए हैं हमारा वर्कर जाके खुद बांध जाता है। मेरा एक सवाल बंसल जी को, हमने क्योंकि हम अखबार के काम से जुड़े हुए हैं, तो हमने बहुत जगह देखा है कि बीजेपी के कई घरों में, कई दुकानों में यूं पोस्टर स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो क्या वो प्रशासन की परमिशन से हो रहा है या वो उसका उल्लंघन हो रहा है? वो हमारे मतदाता पर निर्भर है, उनको सब मतदाताओं को हमने कह रखा है कि आपने जो भी लगाना है तो प्रशासन से परमिशन लेकर लगाए। क्या प्रशासन से, मैं इसी से जुड़ी एक बात कहूंगा, मैंने कुछ कार्यकर्ताओं के मनों में वेदना भी देखी कि आप अपनी पार्टी का झंडा अपने प्रतिष्ठान या दुकान पर लगाते हैं तो उससे पहले आपको प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, और उस अनुमति में जो प्रत्याशी है उसकी सहमति भी लेनी होगी कि उसने आपको, कार्यकर्ता को, अपने प्रतिष्ठान पर या अपने दुकान पर झंडा लगाने की अनुमति देनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी अपना जो कार्यकर्ता है वो अगर प्रशासन से सीधी बात कर ले और या उससे अनुमति ले ले तो लगा सकता है। सहमति की आवश्यकता नहीं है। हमारे उम्मीदवार एक मिनट बाद बता दो, ऐसा कौन सा उम्मीदवार होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका कार्यकर्ता अपने घर या अपने प्रतिष्ठान पर कोई झंडा या कोई पोस्टर लगा रहा है तो उसको उम्मीदवार रोकेगा? ऐसा है, आप अनुमति लेना आवश्यक है, प्रतिबद्धित है उसके लिए, डिफेसमेंट नहीं कर सकते, कहीं डिफेसमेंट नहीं करते, अनुमति लेना होता है, प्रत्याशी की अनुमति लेना होता है, और प्रत्याशी को लगाता तो मेरे मकान पे लगाता मेरी अनुमति लेना होता है। एक बात आपने पूछी, मैं थोड़ा आहत हूँ, मैं मेरे प्रचार को अगर इतना चुनाव आयोग करता ना कि हम व्यक्तिगत तौर से लगा, सोच के अच्छा किया हुआ उन्होंने, क्योंकि प्रचारित कर देते लोग, अपना झंडा लगा के दिखा देते, इन्होंने अपना किया है। कानून बनता है ना, एक व्यक्तिगत तो कानून बनता है, ऐसे कोई थोपा नहीं जाता कानून कहीं भी। भारतीय लोकतंत्र में कम से कम नहीं थोपा जाता, मैंने मेरे जीवन के अनुभव से मैंने देखा है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा है, मेरे को अच्छा लगता अगर मेरे को ये व्यक्तिगत तौर से झंडा घर पे लगाने की अनुमति होती तो आदमी अपना प्रदर्शन कर पाता था, अच्छा होगा। मैं थोड़ी देर पहले 2003 की एक परिचर्चा, क्योंकि 1998 से परिचर्चाएं चल रही हैं, और परिचर्चा को देख रहा था। सिंगला साहब भी उसमें अखबार की तरफ से, उस समय दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ परिचर्चा में थे, और जगदीश सागर साहब उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। वो भी आप वाली बात कह रहे थे कि ये वेदना है कि एक कार्यकर्ता अपने मकान के ऊपर या अपने प्रतिष्ठान के ऊपर झंडा नहीं लगा सकता, और उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे, सभी राजनीतिक दल मिलकर प्रयास करेंगे कि निर्वाचन आयोग से गुहार करेंगे कि वो कम से कम अपने प्रत्याशी का झंडा अपनी पार्टी का मकान के ऊपर लगाने की अनुमति प्रदान करें। अच्छा क्या होगा, असम क्या है, मैं तो एक बात और जानता हूँ कि प्रत्येक प्रत्याशी को जानता है, प्रत्येक, जैसे आपने कहा राष्ट्रीय पार्टियां हैं और हम लोग जैसे नई पार्टियां आई हैं, आप निर्दलीय आए, व्यक्तिगत तौर से मेरी ऐसी मान्यता है कि परिचय तो हुआ ही, कभी चुनाव में आया होगा, चुनाव में सोचते क्या हुआ, किसी प्रकार का कोई ज्यादा बाउंडर नहीं फैले, ज्यादा कोई किसी प्रकार का आहत नहीं हो, कोई क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति ज्यादा कर दे, धक्के से कर दे, कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। हमारी अभी क्या शर्म भी है कि मैं वोट दे रहा हूँ, सामने नहीं आऊंगा, ये बातें जब ये सिमट जाएंगे ना, हम जो अभी पर्दा रखते हैं, अगर हम खुल के ऐसे आ जाएंगे, मैं तो व्यक्तिगत तौर से आ सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसा ठीक किया होगा। दीवानचंद जी, आप धीरेन्द्र शर्मा साहब तो हमारे बीच में है ही हैं, आप भी ऐसे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है जिसने बहुत चुनाव देखे हैं। आपको शहर में देखकर कैसा अनुभव हो रहा है, कि लग रहा है कि चुनाव है, कोई झंडा, बैनर, कुछ उत्साह, या आप कुछ सापेक्ष कम महसूस कर रहे हैं या अधिक महसूस कर रहे हैं? जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें पूरा उत्साह है, लेकिन आम आदमी जो है, जो वोट डालने तक ही अपनी प्रक्रिया रखता है, वो साइलेंट है। वो अपने काम कर रहे हैं, अपनी दुकान पर बैठे हैं, कोई खेतों में जा रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की, मैं इसे परिपक्वता कहूंगा। हाँ बिल्कुल, कि कार्यकर्ता और नेता अपना काम करें और जनता अपना काम कर रहा है। मैच्योर हो चुका है और इससे आगे भी ज्यादा मैच्योर हो जाएगा।
अब हमें टिकट मांगने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, भविष्य के अंदर हमें टिकट मांगने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे जो सदस्य होंगे वही अमेरिकन सिस्टम की तरह अपना चयन करके भेजेंगे। सिंगला साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे चुनाव आयोग ने 16 लाख रुपए खर्चे की एक सीमा निर्धारित कर दी, उसमें उसने कहा कि चाय के पैसे भी जोड़ने हैं, माला के भी जोड़ने हैं, खाने के भी जोड़ने हैं। आमतौर पर हम मीडिया लोगों ने ये देखा है कि लगभग कार्यालयों में जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जमींदारा पार्टी, शाहपीनी ऑफिस, इन 4-5 ऑफिसों में तो हमने देखा है कि सुबह से शाम लगातार चाय चलती है, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मतलब साइड में खाना भी खा रहे हैं। तो वो सब खर्चे क्या आप प्रशासन का उसमें सहयोग के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उसका ब्यौरा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। डेली हमारा जो रोकड़ है साजन जी से भी मेरा यही सवाल है और उसमें हम खर्चा दिखा रहे हैं। हम अपने खर्चे का पूरा ट्रैक रख रहे हैं, एक एक रुपए का। जहाँ रही चाय की बात, तो वर्कर आते हैं, चाय देते हैं। जैसे हमारे दिन में 25 से 30 जितने भी चाय लगते हैं, तो हम उसका एक एक का हिसाब ऊपर तक जाता है, एसकेएम कोर्ट तक। तो यही बात है, एक एक चीज का हिसाब हम दे रहे हैं। मैं इन्हीं चुनाव सुधारों से बात की, क्योंकि आज की हमारी परिचर्चा इसी में केंद्रित है। एक बात और करूंगा, निर्वाचन आयोग ने एक नारा दिया और नारा था अधिक से अधिक मतदान को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करना और वोट डालना। लेकिन उसमें वोट डालने के साथ में उन्होंने एक बात कही कि सही प्रतिनिधि को चुने। मैं इस पे आपकी थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने 1-2 बार स्पीच भी दिया, हमने बोला भी देखिए चारों का आप सही सुने। तो क्या चाहे कम लोग चुनते आए, इतने सालों के अंदर वो गलत प्रतिनिधियों को चुनते आए? सही प्रतिनिधि चुनने का चुनाव आयोग ने जो कहा है वो ठीक नहीं है। उसने कोई उसके साथ गुण और धर्म नहीं लगाया, इसके अंदर ये गुण होंगे ये सही होगा, इसके अंदर ये अवगुण है ये सही नहीं है, ऐसा उसने कोई व्याख्या नहीं की है गुणों की और अवगुणों की। उसमें ऐसा है, चुनाव आयोग ने जो कहा है उसमें ये कहा है जो बेदाग है, जो दागी नहीं है, जो क्रिमिनल नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो दागी नहीं है, जो समझ चलिए। मैं इससे थोड़ा सा सहमति, सही बोल रहे सारे। मैं थोड़ा सा सही का मतलब ये नहीं है कि दागी या बेदागी, सही तो क्योंकि मेरे को तो सही लग रहा है। मैं इसी बात पे आपकी बात पे आ रहा हूँ कि सही का अर्थ ये है कि जिसे अधिक मतदाता पसंद कर रहा है, इसे तो उसके सोच के अनुरूप है। साजिद साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सही से मेरे हिसाब से वो लोग उस कैंडिडेट को सही समझते हैं जो उनकी बात में बात सुने, जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। तो एक हल्के में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास की बहुत जरूरत होती है। उससे भी ज्यादा जरूरत होती है कि लोग अपनी आवाज सुना पाए। अगर किसी लोगों को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, अगर वो अपने उम्मीदवार तक पहुंच ही नहीं सकता तो वो काय का विकास। अगर वो किसी कैंडिडेट वही सही होगा जो जीतकर जनता के बीच में रहे, जनता से जुड़कर रहे, जनता के काम हो, विकास अपने आप होगा। लोगों को पानी मिले, नहर का पानी मिले, मोटर ठीक हो, वही विकास है। मेरा एक सवाल बीच में रह गया था, मैं सोनी साहब से पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के सब नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था ये कर रखी है कि चाय तो उसी ऑफिस में दी जा रही है, लेकिन खाने की व्यवस्था अलग रखी हुई है। तो अलग रखने का क्या कारण है? उसमें आप क्या सहयोग? हमारे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई खाने की ऐसी अलग व्यवस्था नहीं है। खाना जो भी बनता है वो एक जगह बन रहा है, और जो कार्यकर्ता, जो भी ड्राइवर वगैरह है, जो 5-7 आदमी है, उनके लिए ऊपर बन रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी को खाना दे रहे हैं। आम आदमी के लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों को ठीक ढंग से लागू करने के लिए बहुत से नियम बनाए हैं। उन नियमों को लागू करने के लिए हमारा प्रशासन, निर्वाचन आयोग बहुत सतर्क है। केंद्र सरकार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत से ऑब्जर्वर्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं। वह हमारी इन सब बातों पर अपना गणित, जो रुपए आंकड़े का उन्होंने निश्चित किया है, उसको फलित कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी ठीक ढंग से चुनाव आचार संहिता की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा, और उससे ज्यादा
नजर निर्वाचन आयोग से ज्यादा नजर आम मतदाता की है, जो देख रहा है कि कौन सा चुनाव प्रतिनिधि, हमारा प्रत्याशी ठीक ढंग से कानून में मर्यादित होकर चुनाव लड़ रहा है और कौन सा मर्यादित तोड़ रहा है। मैं इन चुनाव सुधारों से आम व्यक्ति के नाते, एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि के नाते इस बात से सुखद अनुभव कर रहा हूं कि हमारी सार्वजनिक संपत्तियां, हमारी निजी संपत्तियां का विरूपीकरण होने से रुक गया है, वो खराब होने से रुक गई हैं। एक अनावश्यक जो कागज की, जो कपड़े की, उस देश के अंदर जिसमें कपड़े की कमी, जिसमें आम व्यक्तियों के पास में अभी तक पूरे देश के निवासियों के पास में तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और जिस भाव से प्रेरित होकर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने कपड़ों का परित्याग कर दिया था, उसमें कम से कम बैनर के नाम पर, झंडों के नाम पर कपड़े की बर्बादी रुकी है। निश्चित तौर पर यह सार्थक संकेत है।